देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन। बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। 86 साल की उम्र में हुआ निधन। उम्र संबंधी बीमारी की वजह से 7 अक्टूबर को अस्पताल में एडमिट किए गए थे रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा के निधन के बाद से लगा वीवीआईपी हस्तियों का तांता। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी भी पहुंचे अस्पताल। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर जताया गहरा शोक। कहा कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा दिग्गज उद्योगपति का अंतिम संस्कार। कोई रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हड़पला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। जीवटता के प्रतीक रतन टाटा ने 7 अक्टूबर को अस्पताल में एडमिट होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अफवाह बताया था। अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं। रतन टाटा के निधन पर टाटा समूह का ट्वीट लिखा कि हम रतन नवल टाटा को गहरी क्षति के साथ विदाई दे रहे हैं। असाधारण व्यक्तित्व के मालिक ने टाटा समूह के साथ राष्ट्र के ढांचे को भी दिया आकार। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि एक दयालु आत्मा और असाधारण इंसान जिन्होंने समूह और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। वहीं कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रतन टाटा के निधन पर जताई संवेदना। ट्वीट कर कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, दिग्गज उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन भारतीय उद्योग के अग्रणी नेता और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी रतन टाटा के निधन पर जताया गहरा शोक। मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें जानने वाले लोग उनकी विरासत को संजोकर रखेंगे। उनका जाना एक युग का अंत है। रतन टाटा के निधन पर राजनीति, उद्योग, फिल्म सहित समाज के तमाम क्षेत्र के दिग्गजों ने गहरा दुख जता रहे हैं। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने कहा कि एक दूरदर्शी शख्सियत जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को नए सिरे से परिभाषित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। मैंने एक ऐसा निजी मित्र खोया जिसने होने वाले हर मुलाकात को नई ऊर्जा दी। मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने देश के मध्यम वर्ग को अपनी कार होने का सपना साकार किया। 2009 में किए सबसे सस्ती 1 लाख में टाटा नैनो कार लॉन्च की। उद्योग के साथ समाज सेवा में भी रतन टाटा अतुलनीय रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ग्रेजुएट छात्राओं की आर्थिक मदद के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में $28 मिलियन की स्कॉलरशिप शुरू की। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालने वाले रतन टाटा 2012 में अपने पद से रिटायर हुए। दिग्गज उद्योगपति ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। रतन टाटा ने टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण कर टाटा समूह को वैश्विक पावर हाउस बनाया। देश, उद्योग और टाटा समूह के विकास और उत्थान में असाधारण योगदान के लिए रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 के एशियन बिजनेस लीडर से सम्मानित होने वाले रतन टाटा को देश विदेश में दर्जनों सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा गया। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, न्यू साउथ वेल्स और येल सहित कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद उपाधि दी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उरुग्वे, नॉर्वे, इटली का रतन टाटा को मिल चुका है सम्मानित पुरस्कार। 2021 में रतन टाटा को असम सरकार के असम वैभव सम्मान से भी नवाजा गया था। रतन टाटा का एक प्रमुख वाक्य था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं।
जीवन पर्यंत कर्मठता, मेहनत, ऊर्जा और लगन के प्रतिमूर्ति रहे रतन टाटा के बीते 2 अक्टूबर को ही पीएम मोदी को स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी थी। Marking the 10-year commemoration of the various rural programs that have benefited millions of people in rural India. The Tata Trusts are proud to have been associated and partnered with these programs and look forward to प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय लाओ पीडीआर दौरा, 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लाओ पीडीआर पीएम सोनेक्से सिफानुन से होगी द्विपक्षीय वार्ता। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज जम्मू कश्मीर के डोडा में होने वाली रैली रद्द। राज्य में एक विधानसभा सीट जीतने पर केजरीवाल धन्यवाद रैली को करने वाले थे संबोधित। आचार संहिता की वजह से रद्द हुई रैली। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 80,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी। देश में 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने के साथ ही अमेरिका से होगी 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीदारी। केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। सीमाओं की कनेक्टिविटी पर फोकस, सीमावर्ती सड़कों के लिए 4,406 करोड़ मंजूर। हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के सवालों को चुनाव आयोग ने फिर किया खारिज। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में नतीजों को लेकर दिए बयानों पर जताई आपत्ति। हरियाणा विधानसभा चुनाव के कथित अप्रत्याशित नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की चुनाव आयोग से मुलाकात और मतगणना से जुड़ी शिकायतों पर लिखित जवाब मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस का एक फॉर्मूला मुस्लिमों को डराओ और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ। हरियाणा में नई सरकार गठन को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। हरियाणा में बीजेपी को मिला 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन। निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान के अलावा सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को दिया समर्थन। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद खड़गे से राहुल गांधी की बुधवार को हुई पहली मुलाकात। राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की चुनाव नतीजों पर चर्चा। कांग्रेस के आरोपों पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना काफी आसान। कहा हरियाणा में अंदरूनी मतभेदों की वजह से कांग्रेस की हुई हार। सामना में शिवसेना यूवीटी ने कांग्रेस पर हरियाणा हार को लेकर तंज कसा। सामना में लिखे लेख में आपसी कलह, अति आत्मविश्वास और कमजोर रणनीति को बताया हार की वजह। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद उद्धव की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कांग्रेस बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी दी कांग्रेस को नसीहत। कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इंडिया अलायंस के साथ लड़ती तो बेहतर परिणाम आते। हरियाणा चुनाव के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेस पर हमला। कहा कि डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं। अंबाला में बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बवाल। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को सील किया। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी के इशारे पर एलजी सक्सेना ने एक मुख्यमंत्री को उनके घर से जबर निकाला। आज सांसद संजय सिंह ने किया हमला। कहा कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल से चुनाव हार रही है और अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, लिहाजा सीएम आवास पर कब्जा जमाना चाहती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आवास मुद्दे पर आप और अरविंद केजरीवाल को घेरा। पूछा, शीश महल में ऐसा क्या राज है जो आवास बिना आवंटित हुए उसमें सामान खरीदने की जल्दी है। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। करहल से तेज प्रताप यादव और मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट। यूपी उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर सपा प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैरान। कहा कि इस संबंध में आलाकमान लेंगे फैसला। यूपी उपचुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार ऐलान पर बीजेपी का तंज। पार्टी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन डावाडोल। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली में आगामी चुनाव अकेली लड़ेगी आप। कहा कि यहां बीजेपी को पूरी तरह से हराने में अकेले ही सक्षम।